Hi, welcome back. Let's continue with our utility chapter. So now we're going to be starting with our utility functions. Utility functions बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि utility functions जो हैं वो हमारे को सारा glimpse देंगे हमारे बाकी सारे chapters में. See, try and understand. अगर आपको यूटिलिटी फंक्शंस अच्छे से आते हैं तो आप उसका आईसी बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं. दैट विल हेल्प यू डू द चॉइस चैप्टर रियली वेल. आप चॉइस अच्छे से करेंगे तभी आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट आएगा, और अगर आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट समझ पाओगे तभी आप आगे के बाकी चैप्टर समझ पाओगे. सो दिस इज द बेस विच एवरीथिंग रेस्ट अपॉन. बजट लाइन्स एंड यूटिलिटी फंक्शन दोनों आपके बेस फॉर्म करते हैं, और ये बेस, ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. सो आई एम गोइंग टू गो लिटिल स्लोअर एंड आई वुड अर्ज यू कि आप ये वाली वीडियोस एटलीस्ट 2-3 बारी ज़रूर देखें. सेकेंड थिंग इज़, इसके अंदर आप जो भी चीज़ें मेरे साथ कर रहे हैं वो अपने आप ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपका क्लैरिटी आ जाए. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो रियली रियली वेल. सबसे पहली चीज़ है हमारी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. जो भी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में बताई थी ना प्रेफरेंसेस में, और जो आपको लगता है प्रेफरेंसेस में उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई थी, वो सारी की सारी चीज़ें अब आपकी क्लियर होंगी और वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. यू शुड नॉट वेट. आपको अगले चैप्टर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. अगर नहीं हुई हैं देन यू नीड टू डू द वीडियोज़ अगेन. अगर फिर भी इश्यूज़ हैं you need to come back to us and ask us those questions, but please make sure that this chapter is done very 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 well. I cannot stress the importance of this chapter enough. आपको ये chapter अच्छे से आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. So that's why we are going to go towards it a little bit slowly. मैं धीरे धीरे करूँगी, एक एक चीज़ करूँगी एक एक बारी में, ठीक है. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का जनरल फॉर्म होता है यूटिलिटी फंक्शन का u इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2. The general form of a utility function is ax1 plus bx2. इसकी क्या खास बात है? This is x1 raised to power 1 and this is also x2 raised to power 1. ये जो 1 है ना, ये फिक्स्ड है, ये 1 है, ये 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, कुछ और नहीं हो सकता. विच इज़ वाई ये वाला जो फॉर्म है ये है एक लीनियर फॉर्म. अगर इसको हम स्क्वायर कर दें या 1/2 कर दें तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा. So if this number, you see this number, if this number was anything other than 1, then this will not be linear. I'll reiterate, अगर x1 की पावर जो है 1 के अलावा कुछ भी और होती, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 5, कुछ भी और होती, तो हम इस चीज़ को लीनियर नहीं बोल सकते. लेकिन क्योंकि x1 की पावर 1 है, इसीलिए मैं इस चीज़ को लीनियर बोल सकती हूँ. Similarly, x2 जो है उसकी पावर भी 1 है. That is why this is also a linear. This a is a constant, this b is a constant. So the general form of a perfect substitute is a combination of a linear plus a linear. जब आप linear और linear को add करते हो तो हमारे पास क्या आता है? Perfect substitute. Examples: u is equal to 2x1 प्लस x2. यहाँ पे a क्या है? 2. b क्या है? 1. x1 की पावर 1 है, x2 की पावर 1 है. Combination of a linear plus a linear, it's a perfect substitute. Let's take the next example. Another example of a utility function can be, let's say x1 plus 5x2. तो यहाँ पे a क्या है? 1. b is 5. बट x1 की पावर भी 1 है और x2 की पावर भी 1 है, विच इज़ वाई अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ अ लीनियर प्लस अ लीनियर. सपोज आपके पास कोई और यूटिलिटी फंक्शन आता है विच कैन बी लेट्स से x² प्लस 2x2. इज दिस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट? सो यू विल चेक कि x1 की पावर 1 है, नहीं है. सो इफ द पावर ऑफ ईदर x1 और x2 इज नॉट 1, अगर x1 और x2 में से दोनों में से किसी एक की भी पावर 1 ना हो के कुछ और है, तो वो वाला फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है. फॉर एनी फंक्शन टू बी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द कॉम्बिनेशन हैज टू बी लीनियर प्लस अ लीनियर. आप लीनियरिटी कैसे चेक करते हैं? बाय चेकिंग इफ x1 इज कैरिंग अ पावर ऑफ 1 एंड x2 इज ऑल्सो कैरिंग अ पावर ऑफ 1. तो किसी भी क्वेश्चन में अगर x1 या x2 में से किसी एक का भी पावर 1 नहीं होके कुछ और है,
तो वो फंक्शन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है. Alright, so the golden rule of perfect substitute. The golden rule of perfect substitute is that u should be a combination of a linear plus a linear, which implies what? Which implies कि x1 should be carrying a power of 1 and x2 should also be carrying a power of 1 with any constants. This a can be anything between 0 to infinity. B also can be anything between 0 to a infinity. The moment a या b में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तब वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना होके गुड एंड बैड या बैड एंड बैड का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो उसको अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं. सो अगर हमारे पास a या b में से कोई भी नेगेटिव हो जाती है तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना होके गुड बैड और बैड बैड का कॉम्बिनेशन हो जाती है, जो कि हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं. वो हम स्टडी करेंगे जब हम बैड्स एंड न्यूट्रल्स करेंगे. तो a और b की वैल्यू क्या हो सकती है? a और एंड b कैन बी एनी डिस्टिंक्ट सेपरेट वैल्यूज कैरिंग एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी. 0 से इन्फिनिटी में उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका let's understand a few more things about it. So a x1 plus b x2 is the standard form of a function of a perfect substitute. ठीक है, we have understood the conditions कि वो एक perfect substitute क्यों है. The combination of a linear plus a linear is perfect substitute. Let's talk about the IC for this now. For that, I need to figure out 2-3 things. One, is there a trade-off? That means are both goods? क्योंकि अगर वो good plus good का combination है तभी उसमें trade-off है. Remember trade-off? We said that अगर हम एक IC बनाते हैं उस IC पे utility constant होती है क्योंकि हमें वो bundles चाहिए होते हैं जो कि आपस में indifferent होते हैं. एक IC पे utility constant होती है ना, तो हमारे को कौन से बंडल्स चाहिए होते हैं जो आपस में इंडिफरेंट होते हैं. तो अगर मैं x1 इंक्रीज करती हूँ तो यूटिलिटी बढ़ती है, बट मुझे यूटिलिटी कांस्टेंट चाहिए क्योंकि मैं एक आईसी बनाने की कोशिश कर रही हूँ. तो इसका मतलब मुझे यूटिलिटी कम करनी पड़ेगी x2 से. अब अगर x2 गुड है तो x2 के फॉल होके हमारा यूटिलिटी कांस्टेंट होगा, विच इज वाई वी ऑलवेज सेड व्हेन x1 राइजेस x2 फॉल्स. ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, अब तक आपको आ जाना चाहिए. Right? If x1 is rising, x2 is falling, which means that there is a trade-off, which means the curve has a negative slope. So the first thing I've established is कि जो मेरा IC है वो कौन सा है? वो downward sloping है. My IC is downward sloping. Why? Because there is a trade-off. Why? Because there is a trade-off. The second thing then is कि अगर IC जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि उसके अंदर ट्रेड ऑफ है, तब वो IC कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है या स्ट्रेट लाइन है. इन तीनों में से क्या है वो IC? कॉन्वेक्स के लिए हमें चाहिए डिमिनिशिंग MRS. रिमेंबर हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में करा था डिमिनिशिंग MRS. कॉन्केव के लिए हमें चाहिए इंक्रीजिंग MRS. हमने इसका केस नहीं करा है लेकिन हम इस चैप्टर में इसका केस भी करेंगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम इन डिफाइनिंग इट हियर. स्ट्रेट लाइन के अंदर वी हैव कॉन्स्टेंट MRS. ठीक है. Then the second thing is कि MRS actually होता क्या है? What is MRS? MRS is nothing but change in x2 upon change in x1, change in x2 upon change in x1, which is nothing but MUX1 upon MUX2. So the question you should ask me is कि ये वाला हमारे पास चीज़ कैसे आएगा? How did I get this? How did I get this? इसके लिए I don't want to cover this in this video. ये वाली मैंने आपके next few videos के बाद cover किया हुआ है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि MRS का relation क्या है. Just do that video from there later. अभी आप ये चीज़ assume कर लो, बाद में ये वाली चीज़ आपको समझ भी आ जाएगी. We've covered this but after a couple of videos so you can see it there. But for right now let's assume it. ठीक है. तो अब हमारे पास फंक्शन क्या था? u is equal to ax1 plus bx2. MUX1 is nothing but del u by del x1, which is a, which is a constant. MUX2 is also nothing but del u upon del x2, which is a b, which is also a constant. इस constant का क्या मतलब हुआ? इस कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने पहले स्टडी किया था ना डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, वो इस फंक्शन पे अप्लाई नहीं हो रहा.
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट में क्या था कि जैसे जैसे हम x1 को बढ़ाते जाते हैं, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है सब्सिक्वेंट यूनिट से, वो कम होती जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट है। अगर मैंने x1 लिया और मार्जिनल यूटिलिटी लिया, जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, अगर मुझे उससे 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मुझे सेकेंड यूनिट से भी 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, थर्ड से भी 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट यूज्ड टू बी डिक्रीजिंग, बट बिकॉज यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब आई एम गेटिंग अ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी. So herein we don't have a concept of diminishing marginal utility. We have a concept of constant marginal utility. So my marginal utility of good 1 is A and marginal utility of good 2 is B, and both are constants. Both are constants. So what is my MRS? I already told you that MRS is MUX1 upon MUX2. कैसे? Again we'll do it in the next few, after the next few videos. लेकिन अभी के लिए हम assume कर रहे हैं, which is nothing but A by B. Now A by B is a constant. A by B is a constant. Because A by B is a constant, that is why, and you remember हम लोगों ने last chapter में किया था slope is equal to MRS, or the mod of slope is equal to MRS, which means that my slope is what? A by B. My slope is minus A by B. If my slope is minus A by B is constant, which means my IC is a straight line. My IC is a straight line. The slope of this line is minus A by B. So that is why in perfect substitutes हम लोगों ने क्या क्या चीजें हमारे को याद करने वाली है और क्या क्या चीजें हमें समझ आनी चाहिए. 1, it's a function of a linear plus a linear, which means the standard function is ax1 plus bx2. 2, this function have constant marginal utility for x1 and x2. 3, we don't have a diminishing MRS, we have a constant MRS. Since we have a constant MRS, that's why our ICs are a straight line. Our ICs are a straight line. So perfect substitutes में हमें ये चीज़ तो पता लगी गई. So my MRS is A by B. My MRS of x1 is A. MU for x1 is A. MU for x2 is B. ये चीज़ें हमें समझ में आ गई. तो let's draw a few ICs for perfect substitutes. Let's suppose U is equal to 2x1 plus x2 हमें फंक्शन दिया गया है, हमें इसका IC प्लॉट करना है. हम कैसे करेंगे? So these are the steps you follow to plot any IC for any function that we'll do later on also. We are starting with perfect substitute. तो अब हम इस चैप्टर में अब फर्दर ऑन क्या कर रहे हैं, हम फिगर आउट कर रहे हैं कि अगर हमारे को कोई यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, हम उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि वो जो फंक्शन है वो एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है या कॉप डगलस हो सकता है या क्या है. हम काफ़ी सारे फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बट कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिनको हम आइडेंटिफाई करके एक नाम नहीं दे पाएंगे. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमारे को उस फंक्शन का सबसे पहले क्या करना होता है. व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप आफ्टर आई सी अ फंक्शन? माय फर्स्ट स्टेप आफ्टर आई सी एनी फंक्शन इज टू फिगर आउट द शेप ऑफ द आई सी. इट्स अ गोल्डन रूल. सबसे पहले आप क्या करते हो जब आप एक फंक्शन को देखते हो, यूटिलिटी फंक्शन को? यू हैव टू प्लॉट द IC. How do you plot the IC? Step number 1. I'm plotting the IC. Step number 1. Take a hypothetical bundle. आप कोई भी एक hypothetical bundle को assume करो, ठीक है? Let's suppose मैंने hypothetical bundle लिया 5, 0. I put my 5, 0 in the utility function. So I get 2 into 5 plus 0, which means it gives me a utility of 10. Step 2. Find more bundles which have the same utility of the original bundle, which is 5, 0 जो मैंने लिया था, ठीक है? तो मैंने इसको 10 को फिक्स रखा, तो मुझे 2x1 plus x2 के ऐसे कॉम्बिनेशंस चाहिए x1 x2 के, जो कि मुझे 10 की यूटिलिटी दे. पहला बंडल मैंने निकाल लिया, which is 5, 0. If I take x1 to be 0, then x2 can be 10, right? The other point can be multiple. आप ऐसे multiple points निकाल सकते हो. लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको पता है कि मेरे पास दो एक्सिस पे x1 x2 है.
I know if x2 is 0, x1 is 5. If x2 is 0, x1 is 5. If x1 is 0, x2 is 10, which is higher than 5. So I know that this is my IC. This point is 5 and this point is 10. क्यों मैंने ऐसे कैसे बना दिया? क्योंकि मुझे पता है कि ये IC जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. अगर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मुझे पता है कि ये IC स्ट्रेट लाइन है, और अगर मुझे पता है कि IC स्ट्रेट लाइन है, then I don't really have to find out the MRS and everything to plot the IC. I already know कि अगर मुझे 2 कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मैं IC प्लॉट कर सकती हूँ. यू अंडरस्टैंड? पहले मैंने देखा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो मुझे पता लग गया स्ट्रेट लाइन है. अब मुझे पता लग गया कि वो स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे क्या करने की जरूरत है? द ओनली थिंग आई हैव टू फिगर इज पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक बार ही मेरे पास वो आ जाएगा, मैं लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ. मुझे पता लगा ये मेरा आईसी है. नाउ आई नो कि माई आईसी इज हैपनिंग इन द रेशियो ऑफ 1:2. Then all I have to do is emulate the same ICs. So if I'm taking 4 here, I will take the double value here, which is 8. I'm taking 6 here, then I have to take 12 here, and so on and so forth. And all these ICs are parallel to each other. So if somebody was to ask me what is MU1, which is MUX1, I will say 2. What is MU2? It is 1. What is MRS? MRS is nothing but 2. What is the slope? The slope is -2, right? Simple enough. Let's take another example. U is equal to 5x1 plus 8x2. Any random function, right? First step, I take a random bundle. My random bundle, let's say, is again 8, 0. My random bundle is 8, 0. Now that my random bundle is 8, 0, I find out utility from 8, 0. 5 into 8 plus 8 into 0, which is 40. So from a utility of 40 for a 5x1 plus 8x2, can I find out more bundles? I know the first bundle is 8, 0. Do I know the second bundle is 0, 5? Yes. So then I know when I'm plotting the IC, when x2 is 0, x1 is 8. When x1 is 0, x2 is 5. These are my ICs parallel to each other. So anytime I have to take further ICs, I can take it in the same ratio. I know my MU1 is 5, MU2 is 8, MRS is 5 by 8, and slope is -5 by 8. So I can take values like this. I can take values like 10, 16. I can take values like this. I can take value like 2.5 here and 4 here, and in the same ratio I can move up or move down. So this is how a perfect substitute IC is plotted, and these are the points for perfect substitute ICs. Let me reiterate myself. Perfect substitute जब हम बनाते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं? Perfect substitute का general form is U is equal to AX1 plus BX2. लीनियर प्लस अ लीनियर. अगर x1 की पावर या x2 की पावर 1 के अलावा कुछ और है तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट? 2, it has constant marginal utilities and therefore constant MRS. We can take a hypothetical bundle, find out the values on the two axes and plot a straight line. That's my IC. Plot a straight line, that's my IC. I also know that MU1, MU2 मुझे पता है क्या है. MRS is A by B and the slope always and always is -A by B. So ये था हमारा perfect substitute. इसी तरीके से हम सारे के सारे functions करेंगे एक एक करके, right? So once you do perfect substitute 2 times and you do the rest of the videos also twice each, and you've done all the videos, then you should come back to perfect substitute video. वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो शायद आपने first 2 times में मिस कर दी होंगी, वो भी आपको समझ आ जाएंगी जब आप बाकी सारे functions कर लोगे, क्योंकि आपको comparatively समझने में भी आसानी होगी, right? So don't just do it like 2-3 times right now and then not see it again. I would say आप perfect substitute 2 बारी करो, उसके बाद सारे के सारे functions करके एक बारी वापस दोबारा ये वीडियो देखना ताकि आपको और ज़्यादा clarity आ जाए. So whatever you may have missed earlier on, you will be able to figure that out now very easily. All right, thank you.